कहानियाँ। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी सुनकर तुम शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे जहन में रहेगी। अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं सुना है तो पहले आप जाके उसे ज़रूर सुनिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाकर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वहीं पंडित जी के पास सुन बैठा था। 1 मिनट बाद पंडित जी ने थोड़ा सा टाइम लिया और मुझे एक सॉल्यूशन बताया। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें एक उपाय करना होगा। आज रात को 1 किलो कच्चा मीट बिना धोए लेने के बाद उसको किसी भी हालत में आज रात शमशान में छोड़कर आना है, और आते वक्त पीछे बिल्कुल भी मुड़कर मत ना, चाहे जो हो जाए। अगर तुम्हें रास्ते में पीछे से तुम्हारे जानने वाले की आवाज़ आए, फिर चाहे वो तुम्हारे खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो, बस पीछे मुड़कर मत देखना, सीधा घर आ जाना। उनकी इतनी बात सुनने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बस इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता था, कैसे भी। लेकिन दूसरी बार जाना मुझे काफ़ी डरा रहा था। पूरे दिन मुझे मेरे घर वाले हौसला दे रहे थे। कितनी बार तो मैंने जाने को इनकार कर दिया, लेकिन मुझे हर वक्त महसूस हो रहा था कि वो औरत मेरे आसपास ही है। अगर मैं लेटूं, मैं बैठूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो मेरे बगल में ही है। जैसे तैसे मैंने पूरा दिन बिताया। रात आने के बाद वक्त 12 बजे का ही था। मैं रात को अपनी बाइक लेकर और मीट लेकर शमशान घाट पर पहुंच गया। सच कहूँ तो एक पल को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाइक लेकर कहीं दूर चले जाऊं, लेकिन स्टिल मैं डरते डरते उतरा। पंडित जी ने मुझे 1-2 मंत्र बताए थे जो मुझे मीट को रखने के बाद बोलकर वापस आना था। मैंने स्पीड में मीट को नीचे रखा। उसको नीचे रखते वक्त मेरे दिमाग में उसी औरत के गाने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसको नीचे रखते ही मैंने जैसे ही लाइन बोलना शुरू किया, मैं एक लाइन बोलते ही दूसरी भूल चुका था। वो तो अच्छा हुआ मैंने वो लिख रखी थी, तो मैंने जल्दी से अपनी पॉकेट से कांपते हुए हाथों से कागज़ निकाला। मेरे हाथों के साथ साथ मेरे होंठ भी कांप रहे थे। मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे अचानक से पीछे से झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराते हुए जितनी स्पीड में वहाँ से निकल सकता था, मैं उतनी स्पीड में अपनी बाइक की तरफ भागा। मेरे हाथ इतना ज़्यादा कांप रहे थे कि मुझसे बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। 1-2 बार ट्राई करने के बाद वो स्टार्ट हो गई। मैं जल्दी से बाइक पर बैठा और अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन मुझे फिर भी सुनाई दे रहा था कि वो औरत शायद मुझे पीछे मुड़ने को बार बार बोल रही है। मैं डरते हुए घर आ रहा था। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मैंने सब कुछ अपने घर वालों को बताया। उस दिन डिनर करने के बाद मैंने मेडिसिन खाई और मैं सो गया। उस रात कुछ भी नहीं हुआ और अगले दिन तक सब नॉर्मल हो गया। हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला और पूरा दिन काफ़ी नॉर्मल गया। एक पल को तो हम भूल चुके थे और दिन भी निकल चुका था। अब रात आती है और मैं नॉर्मली अपने रूम में डिनर के बाद सोने चला गया। लेकिन उसी रात मुझे फिर से एक सपना आया। मैंने सपने में वही सब किया जो मुझे पंडित जी ने कहा था। उनसे बात करना, उनका मुझे उपाय बताना और वही सब करने के बाद मेरा घर आकर सो जाना। लेकिन मैंने फिर से उस औरत को देखा और इस बार वो मेरे बेड के काफ़ी करीब थी और बैठने की जगह इस बार वो खड़ी थी। मैंने जब थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे उस औरत की शक्ल मेरी मम्मी की लगी। नॉर्मली मेरी मम्मी हमेशा बाल बांध कर रखती है, लेकिन सपने में उनके बाल बिखरे थे। उन्होंने वही साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरे सर पर हाथ फहराया और बस इतना कहा, कराया उपाय। ये बोलकर उन्होंने सीधा मेरा गला पकड़ लिया। मेरी सांस रुक चुकी थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया और मेरे मम्मी पापा आ गए। लेकिन जैसे ही मेरी मम्मी मेरी तरफ आई, मैंने उनको ज़ोर से धक्का दे दिया
और मैं अपनी ही मम्मी से डर रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। हम सब रात भर जागे रहे। अगली सुबह सीधा मैं और मेरे पापा पंडित जी के पास गए। मैंने उनको घबराते हुए सब कुछ बताया। हमारी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने जो बात कही वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। उन्होंने कहा, दिक्कत इस लड़के के साथ नहीं है, असल में जो दिक्कत है वो इसकी माँ के साथ है। उन्होंने मेरे पापा से पूछा, एक बात बताओ, हमेशा तुम ही अपने बेटे के साथ क्यों आते हो, कभी इसकी माँ क्यों नहीं आती? पापा ने उनसे कहा कि वो हमेशा टाल देती है, जब भी आने की बात होती है वो कुछ ना कुछ बहाना मारकर मना कर देती है। पंडित जी ने कहा, फिर तो तुम लोग यहाँ से जाकर सब कुछ बताते होगे घर पर। हमने हाँ में जवाब दिया। ये सब जानने के बाद पंडित जी के साथ साथ हम दोनों को भी कंफर्म हो चुका था कि असल में दिक्कत मेरी मम्मी के साथ ही थी। हमने जब पंडित जी से सॉल्यूशन मांगा तो उन्होंने हमसे कहा कि वो बस हमारी हेल्प इतना तक ही कर सकते थे, इससे आगे हमें मम्मी को सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना होगा। उन्होंने कहा, घर जाकर इस बारे में कुछ मत कहना और बहाने से ले जाना। इतना सब होने के बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हमसे जब मम्मी ने पूछा तो हमने बहाना मार दिया। उसी शाम को हम लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। मम्मी ने जब हमसे पूछा तो हमने किसी रिलेटिव्स के घर जाने की बात करी और ये सुनने के बाद कुछ टाइम कन्विंस करके मम्मी मान गई, लेकिन मेरे अंदर का जो डर था वो और बढ़ चुका था। उसी शाम को हम सब निकल गए मंदिर जाने के लिए। मंदिर पहुंचते ही हम सब नीचे उतरे और हमने जैसे ही मम्मी को कार से उतरने को कहा तो जैसे मानो काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी। वो गुस्से में चिल्ला रही थी। पंडित जी से बात वगैरह करने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि हाल ही में तुम्हारी फैमिली में कुछ हुआ था, कुछ भी हुआ था, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़। थोड़ा सोचने के बाद पापा ने कहा, हाँ, इसकी माँ की बहन को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पिछले महीने। पंडित जी ने जब पूछा क्या प्रॉब्लम थी तो पापा ने कहा, यही ऐसी आत्मा वगैरह का कुछ चक्कर था, तो इसकी बहन के ससुराल से कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि इसकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसको संभालने के लिए उन्होंने इसको कॉल किया था। तो मेरी वाइफ इसकी बहन के घर 10 दिन काट कर आई थी और इतने में उसकी बहन काफ़ी ठीक भी हो चुकी थी। पंडित जी ने ये सब सुनने के बाद रिचुअल्स की तैयारी शुरू कर दी। पंडित जी ने जब मेरी मम्मी से पूछना शुरू किया, मेरी मम्मी ने एक अजीब सी आवाज़ में बोलना शुरू किया और वो आवाज़ मैंने आज तक कभी मम्मी के मुंह से नहीं सुनी थी। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। मेरी मम्मी ने बताना शुरू किया। बेसिकली मेरी मम्मी के अंदर जो थी उसने बताना शुरू किया। उसने कहा, मैं तो इसकी बहन के अंदर थी और ये वहाँ पर आई और इसने सब कुछ ख़राब कर दिया, लेकिन अब मैं इसके अंदर हूँ और मैं इसको अब कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, या तो इसको साथ लेकर जाऊँगी। ये अपनी बहन की तरह ही काफ़ी सुंदर है और मैं हमेशा इसके अंदर रहूँगी। इसकी तारीफ़ होगी और मुझे अच्छा लगेगा। 1-2 घंटे तक पंडित जी ने काफ़ी जोर लगाया और जैसे तैसे मेरी मम्मी के साथ रिचुअल परफॉर्म किए और एक टाइम ऐसा आया कि मेरी मम्मी बेहोश हो गई। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और मेरी मम्मी की हालत देखने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी उनको दोबारा उस नज़र से देख पाऊंगा। इतना सब झेलने के बाद हम लोग वापस आ गए और अब मेरी मम्मी ठीक है। हर्षित की ये सारी बातें सुनने के बाद मेरा गुस्सा मानो गायब ही हो चुका था। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैंने उसको काफ़ी दिलासा दिया। मैंने उसको कहा कि ठीक है हर्षित, कोई बात नहीं, अब मैं इस चीज़ में तेरी हेल्प तो नहीं कर सकता था,
तो इट्स ओके अगर तूने मुझे नहीं बताया। मैं इन्वायरमेंट को थोड़ा सा लाइट करना चाहता था, तो मैंने उससे कहा, हाँ पर एक बात बता, 3-4 दिन से अगर आंटी जी इतनी पोजेस्ड थी तो तू क्यों इतना ज़्यादा कमज़ोर है? हाँ मैं मान सकता हूँ तू सोया तो नहीं होगा, इसीलिए तेरे डार्क सर्कल इतने ज़्यादा हैं, लेकिन तू कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर नहीं हो चुका? ये सुनने के बाद हर्षित ने मेरी तरफ बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस में और बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा, और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा होपलेस लग रही थी, लेकिन शक्ल पे गुस्सा था। उसने मेरी तरफ देखकर एक बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल करी, और वो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। उसने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराया, और उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि कल स्कूल में मिलते हैं अभिषेक, मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है। और वो चला गया। मैं भी अपने घर वापस आ चुका था, और मेरे दिमाग में बस यही सब चीज़ें चल रही थी। काफ़ी चीज़ें मेरे लिए अनक्लियर थी, और जिस तरीके से हर्षित ऑकवर्डनेस में स्माइल कर रहा था, वो स्माइल देखकर मुझे तो नहीं लगता कि हर्षित ठीक है। अब प्रॉब्लम किसके साथ है वो भी मुझे नहीं पता। वो दिन और आज का दिन हर्षित स्कूल नहीं आया, और 3-4 हफ्तों में शायद उसने अपना घर भी बदल लिया, और जाते वक्त उसने मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा, ना उसने मुझे बताया, ना उसने मुझसे बात करी, और वो चला गया। उसने हम सबको, इवन मुझे ही नहीं, बाकी जहाँ जहाँ उसका कांटेक्ट था उसने सबको हटा दिया है। अब हर्षित कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।